दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 10, जिसमें हम मुगल कालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया जाता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों काजी उल कजात। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। काजी उल कजात को मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। दोस्तों काजी उल कजात साम्राज्य में प्रधान न्यायाधीश होता था और वह प्रत्येक प्रांतीय राजधानी में काजियों की नियुक्ति करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में जब्त क्या होता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, मुगल काल में जब्त जमीन की पैमाइश होती थी। जमीन के नाप जोख या पैमाइश से संबंधित होता था जब्त। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी 1601 के लगभग कितनी थी? तो सही उत्तर है 15%। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 15% के लगभग भारत की शहरी आबादी थी मुगल कालीन भारत में। दोस्तों मुगल कालीन भारत में जो शहरी आबादी थी 16वीं 17वीं शताब्दी में लगभग 15% थी। वहीं करीब लगभग 85% लोग गांव में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहर साम्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए होते थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार होते थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निवासी खेतिहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता था? ऑप्शन है मिरासी, घरू हल, खुद काश्त या पैकाश्त। तो सही उत्तर है दोस्तों पैकाश्त शब्द जो है ये मुगल काल में निवासी खेतिहर के लिए प्रयुक्त नहीं होता था। खुद काश्त किसान जो होते थे उसी गांव की ज़मीन पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे, जबकि पाही काश्त या पैकाश्त में दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। तो आपको बताना है कि मुगल काल के निवासी खेतिहर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता था? तो पैकाश्त शब्द निवासी खेतिहर के लिए नहीं प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान समाज के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 के साथ सही रूप से सुमेलन करना है। देखिए तबीब जो था ये है चिकित्सक था। ये तबीब जो होता था ये चिकित्सक होता था। बक्काल अन्न धान्य व्यापारी होता था। कुलकर्णी, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कुलकर्णी ग्राम लेखाकार होते थे। और इजारदार जो होता था ये सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का किसान होता था। तो याद रखिएगा तबीब जो है चिकित्सक होता था, बक्काल अन्न धान्य व्यापारी होता था, कुलकर्णी ग्राम लेखाकार और इजारदार जो होता था वो सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का किसान होता था। इस आधार पर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बलूतेदार शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस सामाजिक श्रेणी को निर्देशित करने के लिए किया जाता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों बलूटीदार या बलूतेदार गांव की प्रजा जैसे कि नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, मोची आदि होती थी, इनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेवादार लोगों के लिए बलूतेदार या बुलोटीदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों से जुड़े युग्म पदों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है। देखिए आमिल्स या करोसिस की नियुक्ति 1574 में। देखिए इसके अलावा खलीसा के अधीन हिंदुस्तान के क्षेत्र लाहौर से इलाहाबाद तक लाना 1576 में। दरुस्तुल अमल के अंतर्गत भूमि का समूहन ये 1580 में। इसमें आपको बताना है कि कौन से जो हैं जो घटनाएं हैं या युग्म हैं ये सही सुमेलित हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों 1 और 3। देखिए
कौन से मेल नहीं खाते हैं। यहाँ देखिए मेल नहीं खाते हैं ये बताना है। तो 1 और 3 मेल नहीं खाते हैं, जबकि 2 जो है ये आपका सही मेल खाता है। देखिए आमिल्स या करोसिस की नियुक्ति जो है दोस्तों 1573 में की गई थी। इसके अलावा दस्तूर नामक जो मूल्यांकन मंडलों के अंतर्गत भूमि का समूहन होता था, ये 1580 में, देखिए 1580 में यहाँ पे दुरुस्त अमल के अंतर्गत भूमि का समूहन ये आपका देखिए 1580 में किया गया था। तो कुल मिलाकर जो कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो केवल एक हो जाएगा दोस्तों, केवल एक ये आपका मेल नहीं खाता है। यानी आमिल्स या करोसिस की नियुक्ति 1574 में नहीं बल्कि 1573 में की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के काल में दीवाने बयूयात किसका प्रभारी होता था। याद रखिएगा दीवान ए बयूयात। तो सही उत्तर है दोस्तों अकबर के काल में दीवाने बयूयात या नाजिरे बयूयात ये कारखानों का अधीक्षक होता था। जो आज के समय में जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसका जो सुपरिटेंडेंट होता था, ये मुगल काल में दीवाने बयूयात जो है पदाधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो सही उत्तर है मीर ए तुजुक शब्द या मीर ए तोजाक ये धर्म अनुष्ठान का अधिकारी होता था। तो याद रखिएगा धर्म अनुष्ठान का अधिकारी राज दरबार में ये मीर ए तुजुक कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धर्म या धर्मानुष्ठान के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका स्टार ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राज दरबार में मीरे तुजुक जो होता था ये धार्मिक मामलों का या धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करने वाला अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। तो सही उत्तर है अकबर के काल में 33.5%, 33 सही 1/3% जो है भू राजस्व किसानों से लिया जाता था। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। दोस्तों 1/3 राजस्व अकबर के शासनकाल में ये भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, देखिए अधोलिखित में से कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अकबर के केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी वकील होता था। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर नाबालिग था और इस अवधि में हुमायूं ने बैरम खां को वकील नियुक्त किया, जो हुमायूं की मृत्यु के बाद अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और सैद्धांतिक रूप से वकील मंत्रियों का प्रमुख होता था। वकील के पद की महत्ता को कम करने के लिए अकबर के शासनकाल के 8वें वर्ष में दीवाने वजीराते कुल का नया पद सृजित किया गया और राजस्व और वित्तीय मामले वकील के हाथ से ले लिए गए थे। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया। देखिए किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद दिया था और मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी और आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। निजामुल मुल्क ने 1724 में दक्षिण भारत के मुगल सूबों पर अधिकार कर लिया और हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासक में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है शाहजहां। दोस्तों मुगल शासक शाहजहां ने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ किया था और जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना की थी। तो याद रखिए जहांगीर ने शालीमार बाग की स्थापना की थी, जबकि शाहजहां ने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है मुहतसिब, मीर आतिश, सिकदार या मीर बख्शी। तो सही उत्तर है मीर आतिश। दोस्तों मुगल प्रशासन में दरोगा ए
तोपखाना मीर आतिश के नाम से जाना जाता था। और दरोगा ए तोपखाना अथवा मीर आतिश का पद मंत्री का पद न होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो शाही तोपखाना होता था उसके अधीन होता था। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुगल काल में जो मीर बख्शी होता था ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके अलावा मुहतसिब जो होता था मुगल प्रशासन में जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। अगला प्रश्न है, किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? आपको बताना है किरोरी शब्द जो है ये किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था? तो सही उत्तर है अकबर। दोस्तों किरोरी शब्द जो है इसको अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में रेवेन्यू ऑफिसर के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर होता था? तो सही उत्तर है 2 पैसे के बराबर। देखिए दाम जो है दशमलव मुद्रा में 2 पैसे के बराबर होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैबाकी शब्द का क्या तात्पर्य था? तो पैबाकी ये भूमि से संबंधित थी। दोस्तों मुगल काल में जो पैबाकी शब्द था इसका तात्पर्य भूमि से था। मुगल शासनकाल में भूमि कर के आधार पर भूमि का विभाजन 2 भागों में किया गया था। एक तो खालसा भूमि थी और दूसरा पैबाकी। पैबाकी के अंतर्गत जो भूमि आती थी वो केंद्रीय नियंत्रण में रहती थी और मुगल काल में जागीरों के हस्तांतरण की एक आम प्रक्रिया बन गई थी और ऐसे हस्तांतरणों के समय यह भूमि केंद्र की देखरेख में रहती थी और इसे पैबाकी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनसबदारों के लिए महीने का या माहवार वेतन किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ? आपको बताना है मनसबदारों के लिए मंथली वेतन प्रथा या माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर है दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में। पहले मनसबदारों को जागीरें दी जाती थीं, लेकिन मनसबदारों के लिए माहवार वेतन का प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण मुगल कालीन जागीरों और जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता था? आपको बताना है। ऑप्शन है दीवाने असल, दीवाने खालसा, सवानिह निगार या अदल ए जागीर। तो सही उत्तर है दोस्तों सवानिह निगार। सवानिह निगार जो होता था ये मुगल कालीन जागीरों और जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। दीवाने खालसा एक प्रकार की जागीर थी जो सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी और इस भूमि की देखभाल शाही सैन्य कर्मचारी करते थे, क्योंकि ये जागीर सीधे शासन के नियंत्रण में थी और अदल ए जागीर एक विशेष प्रकार की भूमि होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? तो ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है। दरोगा ए तोपखाना दोस्तों मीर आतिश को जाना जाता था। हालांकि सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी होता था, लेकिन तोपखाने का हेड होने के नाते मीर आतिश का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? खाने सामा, वकील एस दर, वाक्या नवीस या नाजीरे बयूयात। तो सही उत्तर है दोस्तों मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी खाने सामा होता था और इसका कार्य शाही रसोई घर और राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। यह शाही परिवार के संपूर्ण व्यय का ब्यौरा रखता था और राजमहल के सभी कर्मचारी इसके नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल काल में ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता था दोस्तों। और गृह विभाग के प्रधान अधिकारी खाने सामा को मीरे सामा भी कहा जाता था और मीरे सामा ही वजीर के पद पर नियुक्त किए जाते थे और मुगल साम्राज्य में वकील के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी वजीर था, जो दीवान के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य क्या होता था? ऑप्शन है नागरिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन या फिर अनुदान या चंदा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप जानते हैं मीर बख्शी सैन्य शासन का प्रधान होता था और उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका कार्य सैनिकों के वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। दोस्तों देखिए अकबर के शासनकाल में जो केंद्रीय प्रशासन तंत्र था उसके अंतर्गत मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी दोनों था? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रांत का सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी दोनों कौन था? तो ये होता था बख्शी। दोस्तों, मुगल काल में बख्शी या मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने, सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। दोस्तों, सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी या पे मास्टर कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित और अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। अगला प्रश्न है, देखिए, मुगल काल के दौरान मीर बख्शी के कार्यकाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उसने युद्ध में सैनिकों को सुव्यवस्थित करने का प्रबंध किया, ये आपका सही नहीं है। वह खुफिया विभाग का प्रमुख होता था। उसने सम्राट की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को प्रस्तुत किया। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर है कि राज्य के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्तियों के साथ सही पदोन्नतियों के मामले चीफ बख्शी से होकर गुजरे। तो सही उत्तर है मुगल काल के दौरान। दोस्तों देखिए, मुगल काल के दौरान मीर बख्शी के कार्यालय के बारे में ऑप्शन ए सही कथन नहीं है कि युद्ध में सैनिकों को सुव्यवस्थित करने का प्रबंध किया, क्योंकि युद्ध में जो सैनिक थे उनको प्रबंध करने का कार्य मीर बख्शी का होता था। तो देखिए, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान तो होता था, लेकिन ये प्रधान सेनापति नहीं होता था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। वो मनसबदारों की सूची बादशाह को प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण और शस्त्रों की व्यवस्था भी वही करता था। तो युद्ध में सैनिकों को सुव्यवस्थित करने का प्रबंध उसने किया। ये जो है दोस्तों, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए कि किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? ऑप्शन है दीवाने आला, मीर बख्शी, सदर उल सुदूर या काजी उल कुजार। तो सही उत्तर है मीर बख्शी। दोस्तों, मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य जो है वो मीर बख्शी को माना जाता था। और अकबर ने विशेष तौर पर अपने शासनकाल में अधिकारियों के वर्ग और सेना को संगठित करने के लिए मनसबदारी पद्धति आरंभ किया। मनसबदारी पद्धति में प्रत्येक अधिकारियों को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। सबसे निचला दर्जा 10 का था और सबसे ऊपर का दर्जा 500 का था, जो सरदारों या अमीरों के वर्ग के लिए था। शाही घराने के लोगों को इससे ऊंचा मनसब दिया जाता था। सैनिक विभाग का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। सरदारों के संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण और शक्ति संतुलन के लिए कौन सा अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो सही उत्तर है सूबेदार पर नियंत्रण रखने का कार्य दीवान का था। दोस्तों, अकबर के काल में प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को सरकारी तौर पर सिपह सालार या गवर्नर कहा जाता था, जिसे उसके उत्तराधिकारियों के समय नाजिम या नाजिम सूबा कहा जाने लगा, परंतु जनसाधारण में वह सूबेदार के नाम से जाना जाता था। सूबेदार को सूबे के संपूर्ण सैनिक और असैनिक अधिकार होते थे। सूबेदार का स्थानांतरण आवश्यकता पड़ने पर होता था और 1586 में अकबर ने सूबों में एक नया परिवर्तन करते हुए एक नया दीवान पद सृजित कर दिया, जो सूबेदारों की शक्ति पर नियंत्रण रखता था। तो याद रखिएगा, सूबेदारों की शक्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य दीवान करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो सही उत्तर है परगना प्रशासन का मुखिया शिकदार होता था। दोस्तों, शिकदार जो है वो परगने में शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। ये फौजदार के अधीन होता था और कृषकों से भू राजस्व की वसूली में आमिल की सहायता भी करता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो सही उत्तर है परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी शिकदार होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व यानी जमा सदैव ही वास्तविक वसूली से अधिक रहता था। इसका प्रमुख कारण क्या था?
तो इसका कारण था भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे, क्योंकि मुगल काल में जो भू राजस्व निर्धारित किया गया था वो हमेशा वास्तविक वसूली से अधिक होता था। इसका कारण ये था कि भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे, और भू राजस्व मुगल काल में जो भू राजस्व था हमेशा ही वास्तविक या हासिल से अधिक होता था, जिसका प्रमुख कारण भू राजस्व अधिकारियों का राजस्व गबन करना था। मुगल काल में अमीरों की संख्या एक तरह से बढ़ रही थी, जबकि जागीरों का अभाव था और जागीरों की आमदनी घटती जा रही थी। सामंतों की संख्या और उनकी आमदनी में वृद्धि हो रही थी। ऐसी स्थिति में वे भू राजस्व का गबन करते थे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में से कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अहदी, बरगीर, दाखिली या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सैनिकों में से या मुगल सेना के सैनिकों में सर्वाधिक वेतनभोगी कौन होता था? तो ये होता था दोस्तों अहदी। अहदी जो है स्वयं सम्राट द्वारा इन सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। ये बादशाह के योग्य सैनिक थे। इनके वेतन, शिक्षा, वस्तु और घोड़े की व्यवस्था बादशाह के द्वारा की जाती थी, और अन्य सैनिकों की तुलना में अहदी सैनिकों का वेतन अधिक होता था। दोस्तों दाखिली सैनिकों की नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी, लेकिन उन्हें मनसबदारों वाली सेना के नेतृत्व में रखा जाता था। और बरगीर, ये अस्त्र शस्त्र और घोड़े राज्य द्वारा इनको बरगीर को भी प्रदान किया जाता था, लेकिन सबसे अधिक वेतनभोगी अहदी सैनिक होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनसबदार की हैसियत का नहीं है? ऑप्शन है जात, सबर, करोड़ी या फिर मसरूत। तो सही उत्तर है दोस्तों करोड़ी। करोड़ी मनसबदार की हैसियत का नहीं था, जबकि जात, सबर और मसरूत मनसबदार की हैसियत रखते थे। दोस्तों गुजरात विजय के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पर विशेष ध्यान दिया, और उसने 1573 में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। और अकबर के शासनकाल में करोड़ी नामक अधिकारियों की संख्या 182 पहुंच चुकी थी। करोड़ी का मुख्य कार्य 1 करोड़ दाम यानी 2,50,000 रुपये, क्योंकि 1 रुपये 40 दाम के बराबर होता था, राजस्व के रूप में एकत्र करना होता था। दोस्तों इसके अलावा अकबर ने, याद रखिएगा, सन 1580 अकबर ने 1580 में आईने दहसाला नामक एक नई भूमि व्यवस्था शुरू करके मुगल कालीन लगान व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? यानी जो नौसेना होती थी, जल सेना होती थी, उसका सेनापति कौन होता था? ऑप्शन है मुअल्लिम, मीर ए बहर, केरानी या फिर नाखुदा। तो सही उत्तर है मीर ए बहर। दोस्तों मीर ए बहर जो होता था जो है नौसेना का प्रमुख होता था, नौसेनापति होता था। यद्यपि मुगल नौसेना का प्रधान मीर ए बहर होता था, इसका प्रमुख कार्य नौकाओं की देखभाल करना होता था। मुगल साम्राज्य मूल रूप से स्थल में था, इसलिए वहाँ पर प्रभावी नौसेना का विकास नहीं हो सका। अगला प्रश्न है, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था, सही है। यह एक केंद्रीभूत निरंकुश या एक तंत्रवाद था, ये भी सही है। सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, ये सही नहीं है। और सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। तो सही उत्तर है दोस्तों मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है कि सम्राट को इस्लामी परंपराओं का जो है पालन करना पड़ता था। दोस्तों मुगल शासन व्यवस्था जो था उसकी उत्पत्ति का आधार सैनिक था, और अपने आधार की इस विशेषता को उसने अंत तक स्थापित रखा, लेकिन उसमें प्रजा की भलाई और उन्नति को भी शामिल किया। मुगल शासन केंद्रीकृत शासन था, जिसमें बादशाह संपूर्ण राज्य और प्रशासन का प्रधान होता था और सभी शक्तियों का निर्विवाद जो है उपभोग करने वाला होता था। मुगल बादशाह कभी भी किसी विदेशी सत्ता या व्यक्ति के अधीन नहीं रहे, और अकबर ने स्वयं को इस्लाम के कानूनों के बारे में अंतिम निर्णायक घोषित करके बादशाह की स्थिति को और श्रेष्ठ बना दिया। यद्यपि बादशाह के मंत्री, सरदार और सलाहकार उसे सलाह तो दे सकते थे, लेकिन वह उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इसका ऑप्शन डी माना है, लेकिन सही उत्तर जो है सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, ये कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मुगलों के शासनकाल में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? फरमान, सनद, खुतबा या निशान? तो सही उत्तर है खुतबा। दोस्तों, खुतबा जो है ईद उल फितर और शुक्रवार को विशेष अवसरों पर नमाज के समय पढ़ा जाता था और इसमें चारों खलीफाओं और उनके उत्तराधिकारियों के साथ सम्राट के नाम का उपलब्ध जो है नाम उल्लेख होता था। लेकिन फरमान, सनद और निशान एक प्रकार के शाही दस्तावेज होते थे। निशान किसी शाहजादे द्वारा दिया जाने वाला आदेश पत्र होता था। फरमान का अर्थ शाही आदेश या शाही आज्ञा होती है और खुतबे में सम्राट का नाम शामिल न करने का मतलब होता था शासक के रूप में सम्राट को नकार देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक होता था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है इस्लामी कानून का संरक्षक सद्र उस सुदूर होता था। दोस्तों, सद्र उस सुदूर के अनेक कार्य होते थे। ये दान विभाग का प्रधान होता था और बादशाह को धार्मिक विषयों पर परामर्श देता था। इसके अलावा प्रधान काजी के रूप में इसे मुकदमों का निर्णय देना भी होता था। ये प्रांतीय काजी और स्थानीय काजियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी सुनता था और निर्णय देता था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका विकल्प उत्तर सी माना था, लेकिन इस प्रश्न को गलत मान लिया गया था बाद में। लेकिन देखिए, मुहतसिब एक अधिकारी होता था। इसका काम जन आचरण का निरीक्षण करना होता था और न्याय विभाग में काजी उल कुजात मुख्य काजी के अंतर्गत होता था और मुगल बादशाह स्वयं राज्य के सबसे बड़े न्यायाधीश होते थे। मीर ए समा जो है, इसको खाने समा भी कहा जाता था, जो शाही गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सद्र उस सुदूर की कौन सी जिम्मेदारी नहीं होती थी? आपको बताना है। तो राजा को शरीयत या पवित्र कानून प्रवर्तन व्याख्या के विषय में सलाह देना, ये सही है, जिम्मेदारी होती थी। योग्य विद्वानों और कमजोर वर्गों को निर्वाह भत्ता प्रदान करना, ये भी सही है। और महल के गार्ड की व्यवस्था करना, उन्हें पुरस्कार के लिए सिफारिश करना, ये सही नहीं है। और पूरे साम्राज्य भर में काजियों की नियुक्ति करना। तो सही उत्तर है सद्र उस सुदूर की जिम्मेदारी महल के गार्ड की व्यवस्था करना और उन्हें पुरस्कार करने के लिए सिफारिश करना नहीं होती थी। धार्मिक कार्यों में या योग्य विद्वानों और कमजोर वर्गों को निर्वाह भत्ता और साम्राज्य में काजियों की नियुक्ति करना, ये सद्र उस सुदूर की जिम्मेदारी होती थी। अगला प्रश्न है, बाबर के प्रशासन में कौन न्याय विभाग का अधिकारी होता था? तो ऑप्शन है वजीर, बख्शी, सद्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सद्र। दोस्तों, बाबर के प्रशासन में सद्र जो होता था ये न्याय विभाग का अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, सद्र उस सुदूर मुगलों के अधीन किस विभाग का मंत्री होता था? तो सही उत्तर है सद्र उस सुदूर धर्म और परमार्थ कार्यों का मंत्री होता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया? अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया? तो सही उत्तर है जहांगीर ने। और ये अल्तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय में हुई। ये एक सरकारी अनुदान थी, केवल उन्हीं को दी जाती थी जिनके ऊपर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। दोस्तों, चौधरी और कानूनगो भू राजस्व प्रशासन से संबंधित अधिकारी होते थे और इनके पद पुश्तैनी होते थे। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था और मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सही उत्तर है मुफ्ती। मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए मुफ्ती उत्तरदायी होता था। मुफ्ती अरबी न्यायशास्त्र का विद्वान होता था और मुफ्ती मुसलमानी कानून की व्याख्या करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत थे वो क्या कहलाते थे? तो सही उत्तर क्या है? वे अमीर जो मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे वो शेख ज़ादा। दोस्तों, शेख ज़ादा भारतीय मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आम शब्द था, जबकि खानखाना एक उपाधि थी। अकबर ने, देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये दोस्तों देखिए,
यहाँ पर जब आप देखेंगे कि वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे, इनमें से कुछ नहीं कहा जाता था। शेखजादा, मिर्जा, खानखाना या इनमें से कोई नहीं। शेखजादा भारतीय मुसलमान के लिए प्रयुक्त होने वाला आम शब्द था। खानखाना एक उपाधि थी और इसके अलावा मिर्जा तैमूरी अभिजात्य वर्गीय उपनाम था। और इन तीनों विकल्पों में से जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से सेवारत थे उनका क्या नाम था? दोस्तों, खानजादा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च कुल में उत्पन्न, और इसका तात्पर्य मुगल सेवा में पहले से कार्यरत अधिकारी के पुत्र अथवा किसी अन्य उत्तराधिकारी से होता था। तनब भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कणों से युक्त बांस की छड़ होती थी और बेग मंगोल परंपरा में अमीरों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द होता था। तो इन तीनों विकल्पों में से दोस्तों ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? अगला प्रश्न है, मनसब क्या होता था? तो सही उत्तर है मनसब दोस्तों एक ओहदा यानी पद होता था। मुगल काल में मनसब एक प्रकार का ओहदा या पद होता था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का अर्थ एक ओहदा या पद से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है दोस्तों अमीर। 500 से लेकर 2500 से कम की जात या कम की पद वाले मनसबदारों को अमीर के नाम से पुकारा जाता था। 2500 से ऊपर मनसबदारों को अमीर आजम कहा जाता था। और सैनिक अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा का पद खान ए जमा और उसके बाद खान ए खाना को था। अगला प्रश्न है, 1605 में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? आपको बताना है 17, 12, 15 या 20। तो सही उत्तर है 15। दोस्तों 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की संख्या 15 थी और प्रशासन की सुविधा के लिए सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान और मालवा। लेकिन दक्षिण विजय के बाद 3 सूबे खानदेश, बरार और अहमदनगर के साम्राज्य में मिल जाने से सूबों की संख्या 15 हो गई और अकबर की मृत्यु के समय 1605 में सूबों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? तो सही उत्तर है 24वें वर्ष। अपने शासनकाल के 24वें वर्ष अकबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था और ऐसा विभाजन प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों अकबर ने मुगल साम्राज्य में प्रांतों का विभाजन पहली बार किया और कुल मिलाकर मुगल साम्राज्य में अकबर के समय 15 प्रांत थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया? तो याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, अकबर सही उत्तर है। अकबर ने सबसे पहले अपने प्रांत को जो है वो विभाजित किया था प्रांतों में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो सही उत्तर है मराठे। दोस्तों मराठों के द्वारा जो है महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क कर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मदद ए माश अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो आप जानते हैं दोस्तों मदद ए माश जो था विद्वानों को, धार्मिक व्यक्तियों को, संतों और विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि या कर मुक्त भूमि मदद ए माश दी जाती थी। ये राजस्व मुक्त भूमि अनुदान में जो है इसको दी जाती थी। इसको सरयुगल भी कहा जाता था और दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था और सद्र का ये भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने दे। अगला प्रश्न है, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भाओली का क्या अर्थ है? तो भूमि पैमाइश के संदर्भ में जो भाओली है उसमें देखिए तैयार अनाज का अल्प भाग, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात, भाग निर्धारित करने की जटिल विधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुगल काल में जो भू राजस्व की प्रणाली थी उसमें बटाई अथवा गल्ला बक्सी थी और इसे भाओली भी कहा जाता था। तो
तैयार अनाज का अल्प भाग अगर जो देखा जाए तो ये एक प्रकार से मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की प्रमुख प्रणाली जो बटाई थी या गल्ला बक्सी थी, इसको भाओली कहा जाता था। भाओली ये सिंध, काबुल के कुछ भाग, कांधार और कश्मीर में लागू थी। इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था और इसमें उपज के 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाओली बटाई अथवा गल्ला बक्सी होती थी जो कि निश्चित होता था और ये किसान और राज्य के बीच निश्चित अनुपात में बंटवारा होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरो को किस खदान से प्राप्त किया गया था? तो सही उत्तर है गोलकुंडा। प्रसिद्ध या विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरो को आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से प्राप्त किया गया था और यह कई मुगल और फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में ले लिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरीब क्या होता था? तो सही उत्तर है जरीब एक भूमि मापने का यंत्र होता था। ये एक प्रकार का फीता या चेन होती थी जिसमें लोहे या इस्पात से बनी कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों द्वारा जुड़ी होती थीं और जरीब में इसके कुल माप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्टा भी लगा होता था और मीट्रिक मामले में या मीट्रिक मात्रा में जरीब 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियाँ होती थीं और ये 20 मीटर लंबी होती थी। अगला प्रश्न है, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? तो सही उत्तर है पोलज। दोस्तों भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि की उपज के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, पोलज, परती, चाचर और बंजर। याद रखिए, पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज पे हर साल खेती होती थी। टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत ये सर्वश्रेष्ठ भूमि मानी जाती थी। इसके अलावा परती भूमि एक फसल के बाद बिना जुताई बुआई के छोड़ दिया जाता था जिससे कि उसमें उपजाऊपन की शक्ति आ सके। चाचर वह भूमि थी जो 3-4 वर्षों तक बिना कृषि के छोड़ी रखी जाती थी और बंजर भूमि जो 5 अथवा अधिक वर्षों से पड़ती रखी जाती थी। तो सही उत्तर है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को पोलज भूमि के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मध्यकाल में चाचर भूमि से आशय क्या था? तो आप जानते हैं चाचर भूमि जो है इसमें क्या होता था कि 4-5 वर्ष या 3-4 वर्षों तक बिना कृषि के जो छोड़ दी जाती थी, ऐसी भूमि जो बिना कृषि के 3-4 वर्षों तक छोड़ी रखी जाती थी, तो देखिए ऐसी भूमि को चाचर कहा जाता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा मध्यकालीन भारत से संबंधित जो मुगल काल था, मुगल काल में जो हमारी प्रशासनिक और अर्थव्यवस्था थी, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था, उसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा। दोस्तों मुगल काल से राजाओं के शासनकाल या उनसे संबंधित प्रश्नों के अलावा जो है प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था से भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला जो भाग है मुगल काल का, वो है मुगल काल का कला और साहित्य। तो जिस तरह से प्रशासनिक और आर्थिक जो है गतिविधियां मुगलकालीन ये महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, उसी प्रकार कला और साहित्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप उसको अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा होने वाले हैं, उनके लिए प्रशासनिक, मुगलकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और साहित्य, ये चारों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।